Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हाय, हम लोग अब जो है पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्टनरशिप बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि यह पार्टनरशिप वाला टॉपिक बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए यूज़फुल होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाले बच्चों के लिए भी यूज़फुल होगा, झारखंड बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, एमपी बोर्ड वाले के लिए भी यूज़फुल होगा, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे सीए, सीएस या सीएमए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फाउंडेशंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी को ये इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं ये पार्टनरशिप क्या होता है। वैसे तो पार्टनरशिप को हिंदी में साझेदारी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? साझेदारी। मतलब कि पार्टनर वह होता है जो दो या दो से अधिक लोग मिल करके बिजनेस करते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक लोग मिल करके यदि कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस चलाते हैं तो उसे पार्टनरशिप वाला बिजनेस कहते हैं। तो अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या कोई भी बिजनेस चलाएगा तो उसे पार्टनरशिप वाला बिजनेस कहा जाएगा? तो जवाब होगा गलत है, नहीं। सारे बिजनेस को पार्टनरशिप वाले बिजनेस को नहीं कह सकते। मतलब कि सपोज करो मैं और एक आप हो गए, हम दोनों मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट करें। पता है वो कौन सा बिजनेस होगा हम लोगों का? किडनैपिंग करने वाला। ठीक है, हम लोग किडनैप करेंगे और फिरौती मांगेंगे। तो क्या इस बिजनेस को पार्टनरशिप वाला बिजनेस कहेंगे? नहीं कह सकते। मतलब कि यदि हम बिजनेस करते हैं, दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलते हैं, तो इस बिजनेस जो बिजनेस हमारा होगा वह फुल्ली लॉफुल होना चाहिए। मतलब कि इन द आई ऑफ लॉ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में यदि बात करते हैं तो लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में हमारा बिजनेस लीगल होना चाहिए, इलीगल वाला नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? अब सुनते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ये एक एक्ट बना था 1932। आई होप 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना था 1932। पूरे पार्टनरशिप का जितने भी स्टोरी है ना, ये पूरी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मदद से ही है। यानी पूरी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है। यह एक्ट कब बना है? 1932। इसलिए जब भी बोलोगे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा साथ में बोलोगे। पता है एक एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। एक एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं। आई बात समझ में? तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कि 1932 में बना था, उसका सेक्शन 4, ठीक है, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 4 पूरी इंडियन पार्टनरशिप को डिफाइन किया है। यदि मैं उस डेफिनेशंस को पढ़ूं तो उसमें बोला गया है पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप is the relation between partnership is the relation between persons who have agreed to share profit, ठीक है, who have agreed to share the profit of a business carried by all or any one of them acting for all। ठीक है, पार्टनरशिप देखो, अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, मतलब कि पार्टनरशिप जो है लोगों के बीच में का रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन किसका? बाबू सोना वाला नहीं। ठीक है, मतलब कि बिजनेस वाला रिलेशन होना चाहिए। इसीलिए कहा गया पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जो लोगों के बीच में होता है और ये बिजनेस करने के लिए होता है। ठीक है, इस बिजनेस में हमने फिर आगे क्या बोला? कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, कैरीड बाय ऑल मतलब कि यदि बिजनेस चल रहे हैं, मैं, आप और आपका दोस्त, तीनों लोग मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किए। ठीक है, एक फर्म स्टार्ट किया। अब इस फर्म में हम तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम तीनों को मिल करके इस बिजनेस को चलाएं। मतलब कि कैरीड बाय ऑल, मतलब जितने भी पार्टनर होंगे वे सारे पार्टनर मिल करके बिजनेस को चलाएंगे। क्लियर है? और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल,
इसका मतलब क्या हो गया, या तो मैं अपने हिस्सा का काम करूं, आपके हिस्सा का भी काम करूं और आपके दोस्त का हिस्सा का भी मैं काम करूं, या तो हो सकता है आप मेरे हिस्सा का काम करो, आप अपने हिस्सा का काम करो और आप अपने दोस्त का हिस्सा का काम करो, या तो आपका दोस्त वो अपने हिस्सा का काम करेगा, मेरे हिस्सा का भी काम करेगा और आपके हिस्सा का भी काम करेगा। मतलब कि या तो तीनों कोई मिल करके काम करे या तो फिर कोई एक पार्टनर बाकी सभी पार्टनरों का काम वो स्वयं करे। तो ऐसी स्थिति में इस बिजनेस को पार्टनरशिप वाला बिजनेस कह सकते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए, कैसे एक पार्टनरशिप वाला बिजनेस बन सकता है। ठीक है, तो एक बात पर ध्यान में रखिएगा, जब भी पार्टनरशिप वाला बिजनेस होता है तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। अब यह एग्रीमेंट क्यों होता है? मान के चलो, सपोज दैट आज मैं कहता हूँ कि आज हम लोग जो है जितने भी हमारे एक साल हम लोग मिलकर के काम करेंगे, प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में मेरे को 50% आधा प्रॉफिट मुझे चाहिए और जो 50% बच जाएगा 25% तुम रख लेना और 25% तुम अपने दोस्त को दे देना। अब अपने दोस्त को दे देना, ऐसा मान के चलो सपोज दैट आज मैंने बोला। कल को हो सकता है मैं अपने ही बातों से मुंह कर जाऊं और कहूं कि नहीं मुझे 75% अब चाहिए प्रॉफिट और तुम लोग जो आपस में आप लोग जो है 25% में ही शेयर कर लो। तो ये कुछ भी इन फ्यूचर हो सकता है मे बी हम अपने बातों से चेंज हो जाए या तो आप अपने बातों से चेंज हो जाओ। इसीलिए पार्टनरशिप जब भी करोगे तो उसमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब पता है यह एग्रीमेंट दो प्रकार से होता है। यह एग्रीमेंट दो प्रकार का होता है। एक मैं अभी बोल के आपको बतला रहा हूं, तो एक ओरल एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? ओरल एग्रीमेंट। और दूसरा जो होता है वह रिटन एग्रीमेंट होता है, लिखित एग्रीमेंट होता है। रिटन एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड, या तो फिर पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो ये उस समय की बात है जब हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में, तब वहाँ पर हम लोग समझेंगे। बट अभी आगे समझते हैं। जब भी पार्टनरशिप वाला बिजनेस होगा तो उसमें एक बात पर ध्यान में रखना, प्रॉफिट मस्ट वहाँ होना चाहिए। प्रॉफिट इज कंपलसरी। अब चाहे वो प्रॉफिट को मैं बराबर बांटूं या प्रॉफिट को कोई एग्रीड रेशियो में लूँ। जैसे कि एग्रीड रेशियो बोलने का मतलब हो जाएगा सहमति अनुपात, मतलब कि आपने बोला 25% लोगे और 75% मुझे दोगे, तो ये एग्रीड रेशियो हो गया। ठीक है, या तो फिर कैपिटल रेशियो हो सकता है। भाई साहब हम लोग पार्टनर हैं तो बिजनेस में ऑब्वियसली हम लोग कैपिटल लगाएंगे, तो उस कैपिटल में जो भी हमारा कैपिटल होगा, जैसे कि मान के चलते हैं कि मैंने 20,000 रुपया लगाया, आपने 10,000 रुपया लगाया, तो इसका जो है कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस रेशियो में भी बांट सकते हो। तीसरा, जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर आएगा, इस एक बात पर ध्यान रखिए, जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर आएगा तो यह सुनिश्चित करना पड़ेगा हमें कि पुराने पार्टनर्स का जितने भी लायबिलिटी थे वह सब सेटल ऑफ हो गए हों। मतलब कि नया पार्टनर, न्यू पार्टनर इज नॉट लायबल टू पे एनी लायबिलिटी ऑफ द एक्सिस्टिंग पार्टनर और द फर्म। ठीक है, सपोज दैट मैं, आप और आपके फ्रेंड्स ये तीन लोग मिलकर के बिजनेस चला रहे थे एंड यहाँ पर मान के चलते हैं कि हम तीनों जो बिजनेस चला रहे थे इसके ऊपर हम लोगों का 1 करोड़ का कर्जा हो गया, लोन हो गया। ठीक है, डेप्ट हो गया हम लोग का। अब हम लोग सोच रहे थे कि वी वेर अनएबल टू पे द डेप्ट, हम लोग जो है वो डेप्ट को, कर्ज को नहीं भर पा रहे थे, तो सोचे कि एक और व्यक्ति को अपने पार्टनरशिप में बुला लेते हैं, एक और व्यक्ति को हम अपने यहाँ पार्टनर बना लेते हैं और उसी व्यक्ति को मैं बोलूँगा कि तुम हमारे जो, पहले उसको बुला लेंगे, अपने यहाँ पार्टनर बना लेंगे और जब वो पार्टनर हमारे यहाँ बन जाएगा तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? अपना कर्ज उससे भरवाएंगे। यह नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह गलत तरीका है, यह नहीं होता है। तो ये सब कुछ बातें थे जो एक पार्टनरशिप डीड के अंदर होने चाहिए और ये सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.